जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल रघु जी अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के ऊपर। और इस आधुनिक भारत के इतिहास में 18वीं शताब्दी के इतिहास के ऊपर चर्चा होगा, क्योंकि मानकर चला जाता है कि जो आधुनिक भारत का शुरुआत हुआ है यह 1750 से शुरू हुआ है। हालांकि यह कहना गलत है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि अभी हम प्राचीन काल में सोए हुए हैं। 1749 में कल सुबह उठे तो 1750 में मध्यकाल में प्रवेश कर गए, फिर अगले दिन उठे तो आधुनिक काल में प्रवेश कर चुके। हालांकि समय बदलने में समय लगता है। अभी प्राचीन काल चल रहा है, धीरे धीरे समय के बाद मध्यकाल में प्रवेश करते हैं, फिर मध्यकाल के बाद धीरे धीरे प्रवेश करके हम लोग क्या होते हैं, आधुनिक काल में प्रवेश करते हैं, है ना। तो लेकिन कई इतिहासकार मानकर चलते हैं कि 1750 के बाद भारत जो है इतिहास आधुनिक काल में प्रवेश करना शुरू कर चुका था। तो ये बिना समय गवाए हम लोग आगे के प्रोसेस देखते हैं। 18वीं शताब्दी के इतिहास पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। शताब्दी का अर्थ सभी को पता होगा कि 100 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 100 वर्ष। और बात करें हम लोग 18वीं शताब्दी के, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्त, 1701 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच वाले समय को हम लोग बोलते हैं 18वीं शताब्दी। और इसमें आप देखिएगा, इस हम लोग दो कालखंडों में बांट देते हैं। एक हो जाता है पूर्वार्ध और दूसरा हो जाता है उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में देखिएगा 1701 से लेकर 1750 के बीच वाले जो इतना भी घटना घटित हुआ इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। उसके बाद उत्तरार्ध में देखिएगा 1751 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच में जो भी घटना घटित होता है इसके बारे में इसमें चर्चा किया जाता है, या इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा इसमें भी देखेंगे कि 18वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध वाला समय था किस प्रकार से 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रभावी रहा, क्योंकि इसके बिना समझे हम लोग इसे नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि मेन जो घटना घटित हुआ इसमें घटित हुआ है और उसी का प्रभाव हमारे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पड़ा है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य, और मुगल साम्राज्य के जो सबसे अंतिम शक्तिशाली जो शासक था जिसका नाम था औरंगजेब। मुगल साम्राज्य के सबसे अंतिम शक्तिशाली शासक था। औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में 3 मार्च 1707 ईस्वी में क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। 3 मार्च 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक की मृत्यु होने के बाद क्या होता है कि जो मुगल साम्राज्य था ये कई सारे छोटे छोटे राज्यों में विघटित हो जाता है। यानी कि कई सारे छोटे छोटे राज्यों में क्या होता है, खंडित हो जाता है, जिसे हम लोग उत्तराधिकारी राज्य के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिएगा इसी के विरोध में कई प्रकार के विद्रोही राज्य का भी उदय होता है। फिर उसके बाद देखिएगा भारत में कई प्रकार के ऐसे राज्यों की उत्पत्ति होती है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चर्चा होगा, बढ़िया से चर्चा करेंगे हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, जो मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य क्या होता है कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ही, यानी कि 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है औरंगजेब के, जो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था, अंतिम शक्तिशाली शासक था, जो मुगल साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली शासक जिसका नाम था औरंगजेब। 3 मार्च 1707 ईस्वी इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद ऐसा कोई भी मुगल में उतना मजबूत शासक नहीं है, उतना शक्तिशाली शासक नहीं आया जो मुगल साम्राज्य को एक अच्छे प्रॉपर वे में लेकर चल सके। जब इसका प्रभाव कम पड़ने लगा, वहां के जो कर्मचारी थे, उसके बाद जो क्षेत्रीय शासक थे, ये लोग क्या किए कि इस कमजोरी का फायदा उठाए और फायदा उठाकर क्या कर लिए कि अपने साम्राज्य को तोड़ना शुरू कर दिए, जो कि आगे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो चलिए इसे मिटाकर आगे हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो क्या होता है कि जो मुगल साम्राज्य था, ये क्या होता है कि कई छोटे छोटे राज्यों में विघटित हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं उत्तराधिकारी राज्य। उसके बाद इसी मुगल साम्राज्य के विरोध में एक और साम्राज्य का उदय होता है, एक और समूह का उदय होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं विद्रोही राज्य। उसके बाद ये पूरा हम लोग बात करें भारत के ऊपर, ठीक है। ये जो भारत देश है इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पूरा भारत देश है
तो उस समय ये भारत जो था इधर भी नहीं था, ठीक है, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान वगैरह भारत में ही था, ये पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान देखिएगा तो पूरा उस समय भारत में ही था, ठीक है। तो उस समय का भारत कुछ ऐसा दिखता था, जिसमें बंगाल वाला क्षेत्र भी भारत में ही था, ये बंगाल वाला क्षेत्र भी क्या था, भारत में ही था। तो ऐसे था उस समय भारत, जब मुगल साम्राज्य भारत में था। दक्षिण में देखिएगा, दक्षिण में कई सारे छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य थे, उसके ऊपर अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, आगे चर्चा होगा। तो जब मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ तो उसमें उत्तराधिकारी राज्य, विद्रोही राज्य, उसके बाद एक और राज्य का उदय हुआ जिससे हम लोग बोलते हैं, इसका नाम है मुगल साम्राज्य के परिधि के बाहर के राज्य, मुगल साम्राज्य के परिधि के बाहर के राज्य। अभी चर्चा करेंगे सब तीनों क्या है, ध्यान दीजिएगा। उत्तराधिकारी राज्य का मतलब हुआ कि वैसे राज्य जो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, लेकिन ये क्या हो गया कि मुगल की कमजोरी के फायदा उठाकर अपना एक स्वतंत्र राज्य बना लिए, यानी कि आते थे किसके अंतर्गत, मुगल के अंतर्गत। और क्या हो गया, जब देखे कि मुगल कमजोर पड़ चुके हैं तो वो क्या किया कि वहां से अपना पैर खींच दिया और एक अपने स्वतंत्र राज्य का स्थापना कर लिया। बात समझे, जैसे समझने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि आपके फैमिली में 20 लोग हैं और जो आपके मेन गार्जियन है, आपके दादाजी जो भी गार्जियन है, क्या हो गया, कमजोर पड़ गए या वो थोड़ा सा एक्सपायर हो गए, तब उसके बाद क्या होगा कि उस घर में कई प्रकार के मालिकाना उत्पन्न होने लगेंगे, जैसे कि आपके पिताजी के भाई, तो सब क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो देखिएगा उसी प्रकार से मुगल साम्राज्य विघटित हो गया, यानी कि इसकी कमजोरी का फायदा उठाकर क्या होगा, उत्तराधिकारी राज्य का उत्पन्न हुआ, ठीक है। एक ही फैमिली के था लेकिन ये अलग अलग राज्य बना लिए। फिर विद्रोही राज्य जो था, मुगल साम्राज्य के पहले ही से विरोध करता था, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे मराठा, पूरा मुगल के विरोधी थे, जाट, अफगान, ये सब मुगल के विरोधी थे। फिर उसके बाद था मुगल साम्राज्य के परिधि के बाहर के राज्य, जिन्हें मुगल से कुछ लेना देना ही नहीं था, मुगल के परिधि से बाहर, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे त्रावणकोर, है ना, कालीकट, ये सब मुगल साम्राज्य के परिधि के बाहर के राज्य थे। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इधर अफगान था, फिर देखिएगा इधर पाकिस्तान वाला क्षेत्र पूरा अफगान से भरा हुआ था, पूरा भारत इधर पूरा मुगल साम्राज्य से भरा हुआ था। नीचे देखिएगा कई प्रकार के छोटे छोटे राज्य थे, मैसूर था, त्रावणकोर था, कालीकट था, तो ऐसे सब मुगल साम्राज्य के परिधि के बाहर वाले राज्य थे। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, उत्तराधिकारी राज्य के बारे में, ठीक है। तो चलिए बिना समय गए आगे का हम लोग चर्चा करते हैं। पहले हम लोग चर्चा करेंगे उत्तराधिकारी राज्य। उत्तराधिकारी राज्य, उत्तराधिकारी राज्य का अर्थ होता है दोस्त, जो मुगल साम्राज्य, तभी आप लोगों से बताए थे कि जो मुगल साम्राज्य था और मुगल के विघटन से, किससे, मुगल के विघटन से जो साम्राज्य बना था उस हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तराधिकारी राज्य के नाम से जानते हैं। और उस समय कितने साम्राज्य बना, तो 3 गो साम्राज्य बना था। पहले बना था बंगाल, उसके बाद बना था अवध, और तीसरा बना था हैदराबाद। मुगल साम्राज्य कितने उत्तराधिकारी राज थे, तो 3, बंगाल था, अवध था, हैदराबाद था। अभी मानचित्र पर आप लोगों से बताए थे कि ये वाला जो क्षेत्र देखिएगा इधर, इसको हटाना पड़ेगा, ये आपको समझ में आ जाएगा कि मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी राज था। अब उसके बाद देखिएगा ये वाला जो क्षेत्र था हमारा भारत में, तो ये वाला जैसे कि बंगाल की बात करें तो पूरा का पूरा बंगाल, जिसमें बंगाल में क्या था, बिहार था, उसके बाद वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल है, और उसके बाद जो बांग्लादेश है, और उसके बाद नीचे देखिएगा तो उड़ीसा भी था। ये था बंगाल, पूरा का पूरे बंगाल प्रांत था, ठीक है। अवध में देखिएगा इधर यूपी वाला जो क्षेत्र था ये अवध था, अवध। और नीचे देखिएगा हैदराबाद, नीचे था हैदराबाद जो सबसे दक्षिण में मुगल साम्राज्य था, ठीक है। तो 3 उत्तराधिकारी राज्य का उदय हुआ, बंगाल, अवध, हैदराबाद। ये बंगाल में बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा वर्तमान वाला। और उसके बाद देखिएगा अवध में पूरा यूपी के जो हमारा पूर्वी क्षेत्र था पूरा यूपी आ जाता था उसमें, हैदराबाद, ये सब किस में आता था, तो मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्य में आया था। अभी क्या हुआ कि किसके द्वारा अलग किया गया था, तभी हम लोग ये भी चर्चा कर लेते हैं। किसी से देखिएगा ये जो बंगाल राज्य है, बंगाल का स्थापना किया गया था मुर्शिद कुली खान के द्वारा। मुर्शिद कुली खान जो था ये क्या था, मुगलों का एक अधिकारी था,
मुगलों के एक अधिकारी था जिसे दीवान के पद पर क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। लेकिन ये बाद में जब देखा कि मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुके हैं तो 1717 ईस्वी में क्या किया कि वहां पे स्वतंत्र बंगाल राज्य का स्थापना कर दिया। यानी कि पहले एक दीवान के पद पर था। दीवान का मतलब होता है कि वहां पर जो टैक्स होता है, कर वसूलने का काम करता था। उसके बाद ये सूबेदार का भी पद ग्रहण कर लिया, और सूबेदार का जब पद ग्रहण कर लिया तो क्या किया कि वहां पे नवाब बन गया। नवाब बनने के बाद एक स्वतंत्र बंगाल राज्य का स्थापना कर दिया। कब? 1717 ईस्वी में। अवध को देखिएगा तो इसका स्थापना किया था सआदत खान। सआदत खान, सआदत खान। उसके बाद देखिएगा हैदराबाद जो था, हैदराबाद का स्थापना किया था निजाम उल मुल्क, है ना। तो ये जो बंगाल राज्य का स्थापना किया था मुर्शिद कुली खान 1717 ईस्वी में। सुबह का पद यानी कि सूबेदार का पद हासिल कर लिया। उसके बाद अवध का स्थापना किया था 1722 ईस्वी में, और हैदराबाद का स्थापना किया था 1724 ईस्वी में। ये थे बंगाल के मुगल के उत्तराधिकारी राज्य, यानी कि बंगाल स्वतंत्र बंगाल राज्य का स्थापना किया था मुर्शिद कुली खान 1717 ईस्वी में। उसके बाद देखिएगा जो अवध उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र था इसका स्थापना किया था सआदत खान 1722 ईस्वी में। उसके बाद जो हैदराबाद था, हैदराबाद के शासक निजाम उल मुल्क, इसे हम लोग चिनक्लीज खान के नाम से भी जानते हैं। इसे कहा जाता था चिनक्लीज खान, चिनक्लीज खान, चिनक्लीज खान के नाम से भी जानते थे। तो ये हैदराबाद का स्थापना किया था 1724 ईस्वी में। उसके बाद आगे चर्चा करेंगे हम लोग तो जो इसके विद्रोही राज थे, इधर हम लोग विद्रोही को देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य के जो विद्रोही राज था, विद्रोही राज में से आते हैं, इसमें आ जाते हैं मराठा, जाट, अफगान, सिख, ये सब इसके विरोधी राज्य हैं। यानी कि मुगल साम्राज्य के विद्रोह करते थे, मुगल साम्राज्य के विरोध में खड़े होते थे हमेशा। अब इसकी स्थापना देखेंगे तो ये जो मराठा है, मराठा की स्थापना सभी को पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा किया गया था, शिवाजी के द्वारा किया गया था। जाट को देखिएगा तो इसमें जो था क्या बोलते हैं, बदन सिंह, और एक और था चुरामन जाट, दूसरा व्यक्ति जिसका नाम था चुरामन जाट, ये दोनों के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, बदन सिंह और चुरामन जाट के द्वारा। अफगान के देखिएगा नजीबुद्दौला एक व्यक्ति था, नजीबुद्दौला अफगानी था। इसमें सबसे अधिक एक व्यक्ति के योगदान नहीं बल्कि पूरा अफगानियों के इसमें योगदान है। नजीबुद्दौला के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। सिख राज्य का स्थापना किया गया था रंजीत सिंह के द्वारा, राजा रंजीत सिंह के द्वारा। और इसी में अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि सिख पंथ फिर खालसा का स्थापना किया था। सिख पंथ जो है यानी कि सिख पंथ एक प्रकार का समूह है, लोगों का समूह है, उसका स्थापना किया गया था गुरु नानक के द्वारा। फिर उसके बाद गुरु गोविंद सिंह के द्वारा इसे सैनिकरण की तरफ मोड़ा गया था, जिसे खालसा का स्थापना कराया था जिन्होंने। फिर उसके बाद आगे चलकर राजा रणजीत सिंह ने क्या किया था, सिख राज्य का स्थापना कराया था। तो ये सब याद रखिएगा। मराठा राज्य का स्थापना शिवाजी के द्वारा किया गया था, जाट का स्थापना बदन सिंह और चुरामन जाट के द्वारा किया गया था, अफगान का स्थापना नजीबुद्दौला के द्वारा किया गया था। एक और व्यक्ति थे इसमें हाफिज अहमद के द्वारा इसका स्थापना कराया गया था। दो व्यक्ति थे इसमें। सिख राज्य का स्थापना किया गया था रंजीत सिंह के द्वारा किया गया था, राजा रंजीत सिंह के द्वारा किया गया था। एक और है, अभी इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं जो मुगल साम्राज्य के परिधि के बाहर के शासक थे, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं अभी। मुगल साम्राज्य के परिधि के बाहर के जो राज्य थे, परिधि के बाहर के जो राज्य थे, इनके ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे तो इसमें देखिएगा इसमें भी 3 राज्य थे, 3 है ना। कौन कौन सा था? पहले था त्रावणकोर, उसके बाद देखिएगा मैसूर, कालीकट, ये 3 राज्य था परिधि के बाहर के राज्य। इनसे मुगल से कोई मतलब नहीं था। में भी हस्तक्षेप करने लगे, इसमें ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश की वजह से ब्रिटिश के भी गुलाम बन गए थे, है ना। आगे चर्चा होगा सभी के बारे में। तो त्रावणकोर को देखिएगा, इसमें राम सिंह के द्वारा इसका स्थापना किया गया, इसमें इनका बहुत अधिक योगदान था। मैसूर में देखिएगा तो मैसूर सभी को पता है कि ये जो था विजयनगर साम्राज्य के
अंतर्गत आता था। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता था और ये विजयनगर साम्राज्य से अलग होकर क्या हुआ था, बना था। इस पे अडयार वंश के शासक था, अडयार वंश के शासक, अडयार वंश का शासन था। और इसमें मैसूर में देखिएगा तो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था हैदर अली, हैदर अली, और इसका पुत्र का नाम था टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर राज्य का स्थापना किया गया था। विजयनगर साम्राज्य से टूटकर अडयार वंश से अलग होकर टीपू सुल्तान के जो पुत्र हैदर अली जो थे ये क्या किए थे कि मैसूर का स्थापना किए थे। ये हैदर अली जो थे विजयनगर साम्राज्य के थे सेनापति थे। और ये क्या कि उसमें कि समझ लीजिए गद्दारी करके बोल सकते हैं, गद्दारी करके क्या किया कि एक नए साम्राज्य का स्थापना कर दी, सब लोग बोलते हैं मैसूर। कालीकट में सभी को पता होगा कि जमोरिन इस पे शासक करते थे, जमोरिन यहाँ के शासक थे। और ये समझ लीजिए कि विदेशी व्यापार के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, विदेशी व्यापार के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध था। आप लोग सुने भी होंगे कि जो वास्को डी गामा आया था यहीं पर आया था, जमोरिन से मिला भी था। तो विदेशी व्यापार के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध था कालीकट, है ना। ये थे मुगल साम्राज्य के परिधि के बाहर के राज्य, जिसमें देखिए हम लोग त्रावणकोर का स्थापना राम सिंह के द्वारा किया गया था, मैसूर का स्थापना हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में कराया गया था। कालीकट पहले से ही ठीक था वो अपनी जगह पर, जमोरिन के द्वारा इसे चलाया जाता था और विदेशी व्यापार के लिए क्या था, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, हाँ। ये थे हमारे क्या थे मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद जो नए साम्राज्य का उदय हुआ था, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए। लेकिन आधुनिक भारत में अधिकांशतः हम लोग को पढ़ना किसके बारे में है, तो उसमें बंगाल के बारे में चर्चा करना है। और बंगाल प्रांत जो है आगे चल के पूरा मॉडर्न हिस्ट्री हमारे इसी पे टिका हुआ है, क्योंकि इन सब के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे प्राचीन मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारत में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत डीप में पढ़ना है। कभी समय आएगा तो इसके ऊपर बनाया जाएगा वीडियो। लेकिन आगे का जितना भी वीडियो आने वाला है सब हमारे बंगाल के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री है हमारे एग्जाम के उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें देखिएगा किसी भी एग्जाम में जीएस वाला जिसमें ज्यादा क्वेश्चन आता है, जैसे बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री से मतलब जितना भी हमारा जीएस वाला सिलेबस है उसमें सबसे अधिक मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन सबसे अधिक आता है। बिहार पुलिस में भी देखे होंगे, बिहार एसए में लगभग इससे 10 से 12 क्वेश्चन आराम से देता है, 8 से 10 क्वेश्चन तो फिक्स है हर एक वर्ष देता है मॉडर्न हिस्ट्री से। जिसमें टोटल आपको देखिएगा कि 20 से 25 अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन दे रहा है, 20 क्वेश्चन दे रहा है, 15 से 20 क्वेश्चन दे रहा है, तो उसमें समझ लीजिए कि 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री रखा हुआ है आपका क्वेश्चन इससे। तो इस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी इसमें बिहार एसआई का और देख सकते हैं बिहार सिपाही का वैकेंसी आने वाला है, 22,000 कुछ पदों पर वैकेंसी आने वाला है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए बहुत आगे तक इसको हम लोग चर्चा करेंगे। और आगे का जो वीडियो होगा लगातार आएगा। बंगाल के ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे कि जो बंगाल साम्राज्य है इसका स्थापना कैसे हुआ, कैसे कैसे इसमें क्या क्या घटनाएं घटित हुई, कैसे जाकर ब्रिटिश के हाथों में चला गया, इस सब के ऊपर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।